बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। पीटीआई को एक और झटका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का एतराफ़ी बयान सामने आया। वो कहते हैं कि साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को बैरूनी साजिश बनाने का प्लान मेरे सामने किया था। राना सनाउल्लाह साहब इसके ऊपर कहते हैं जी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना चाहिए। साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस भी उनके ऊपर चलना चाहिए। पीटीआई का भी इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने आया और ये कह रहे हैं कि आज़म खान से मंसूब बयान तज़ादात का मजमुआ है। इसके अलावा वज़ीर दाखिला और DGFIA ने भी इस मामले पर सर जोड़ लिए हैं कि किस तरीके से कानूनी तौर पर खिलाफ वर्जियाँ हुई इस साइफर ड्रामे में और अब उसको किस तरह से डील किया जाएगा। इसके अलावा जी चेयरमैन पीटीआई ने खातून जज धमकी केस में अदालत के रूबरू पेश होकर माफ़ी मांग ली है। अलीम खान साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए हुए कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। मैं उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और ये भी यही कहते हैं कि ये सब कुछ उनके सामने हुआ था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसका हिस्सा है अलीम खान साहब, उन्होंने अपना मुल्की मसाइल के लिए एक मंशूर तैयार किया है, वो सामने आ रहा है। इसके अलावा जी बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि कब हो रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि 90 डेज जो है वो एक मैक्सिमम लिमिट है, यानी आखिरी हद है। 60 या 70 दिन में भी इलेक्शन हो सकते हैं। अब तभी पता चलेगा जब इलेक्शन की कोई डेट जो है वो अनाउंस हो जाएगी। MQM का वक्त मिला है जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और उन्होंने वही मरदमशुमारी वाली नई मरदमशुमारी वाली बात जो है वो की है और वज़ीर आज़म साहब ने उनको तसल्ली कराई है कि अभी जो है वो पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने का हतमी फैसला जो है वो नहीं हुआ है। इसके अलावा जो IMF मुआहदे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। यकीनन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उसमें ना ही कोई टैक्स छूट है, ना ही कोई एमनेस्टी है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने की बात की गई है और हुकूमत को काफ़ी तरीक़ों से जो है वो बांधा गया है। आवाम पर इसके क्या असरात होंगे इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुखाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आज बारिश ने आपको तंग किया कि नहीं किया? नहीं, बारिश ने मुझे तंग नहीं किया और मैं इस मामले में लकी रही कि असल में स्कैटर्ड जगह पर बारिश हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ हुई है बहुत ज़्यादा हुई है। एयरपोर्ट की तरफ जो है वो पानी बहुत कम खड़ा होता है, लेकिन सड़कों के ऊपर जो है वो फुट पानी खड़ा था। तो चले बहरहाल ये तो मानसून का हिस्सा है। पहले भी हमने प्रोग्राम में बताया था कि इस दफ़ा मानसून जो है वो एवरेज से ज़्यादा बारिशें होंगी और प्री मानसून इतनी हैवी हुई है तो मानसून का आप अंदाज़ा खुद लगा। ये मुख्तलिफ उसके वो नज़र आ रहे हैं ना कि एक दौर होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जी, इसके स्पेल होते हैं। एक प्री मानसून होता है, एक मानसून होता है, एक पोस्ट मानसून होता है। तो इस दफ़ा एवरेज बारिशें जो है वो ज़्यादा होंगी। चलिए जनाब, मौसम के बारे में क्या ख्याल है बुखारी साहब? ये जो स्पेल्स आ रहे हैं, मौसम की बात तो हो गई है, अब जरा सियासत की बात करते हैं। स्पेल्स देखिए, मेरे ख्याल से आज हमें अपने नाजरीन को बहुत तफसील के साथ बताना होगा कि ये साइफर ड्रामा था क्या और है क्या, क्यों बनाया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव इससे हासिल हुए हैं। मैं तो कंसिस्टेंटली जब से ये हुआ था तब से अब तक मेरा स्टांस, मेरे ख्याल से आप भी वाकिफ़ हैं और मेरे जानने वाले भी वाकिफ़ हैं, जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं वो भी वाकिफ़ हैं कि मैंने पहले दिन से ये कहा था कि ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। देखिए जनाब, साइफर को जिस तरह से लहरा के इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपने सामने खड़ी हुई पब्लिक के बेपनाह लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, उससे मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि उनको रमूज़ सल्तनत चलाने का ना इदराक था, ना उन्होंने सीखने की कोशिश की। तो मैं कह सकता हूँ कि वो रमूज़ सल्तनत चलाने से मुकम्मल तौर पर लाबद थे। इसी तरीके से डिप्लोमेसी जो है वो एक बहुत अहम शोबा है और रियासत के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। डिप्लोमेसी भी इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप इतने वीक प्रेमिसेस पर खड़े हो के इतनी बड़ी बड़ी बांगे, क्योंकि ना मुर्गे की तरह बांगे दें आपको अपने फैक्ट्स पहले सामने रखने चाहिए। हैविंग सेड दैट, आप ज़रा देखिए इसकी इब्तिदा क्या है कि एक सफ़ीर जो है हमारा अमेरिका में, वो ये कह रहा है कि उनके मुल्क का एक अहलकार जो है डोनाल्ड लू जिसका नाम है, उसने मुझे कहा अपनी हुकूमत को बता दें हम साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। आप मुझे बताएं क्या कोई प्राइमरी जमात का माइंड भी इसको तस्लीम करेगा कि एक सुपर पावर साजिश कर रही है एक थर्ड वर्ल्ड के मुल्क के खिलाफ और उसके सफ़ीर को बुला के कह रही है कि दस दे उन्होंने असि साजिश कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। ये क्या हमाकत है यार, मुझे ये समझ में नहीं आती। व्हाट माइंड सेट वाज इट। और जहाँ तक उस साइफर का ताल्लुक है, वो एक सफ़ेद कागज़ लहराया था उन्होंने, मैं वसूख से कह सकता हूँ आपको, और वजह उसकी क्या है। एक तो ये है कि हम इसके बुनियादी मुजरिम की तरफ अभी तक तवज्जो नहीं गई है, जानी चाहिए तवज्जो। इसका बुनियादी मुजरिम जो है वो शाह महमूद कुरैशी है। अच्छा। क्योंकि ये साइफर जो है ये एम्बेसी से आता है फॉरेन ऑफिस में। फॉरेन ऑफिस से इसकी कापियां 5 जगह जाती हैं, पांचों ही अहम जगह हैं। उनमें एक प्राइम मिनिस्टर भी है, एक फॉरेन मिनिस्टर भी है। फॉरेन मिनिस्टर ने
फॉरेन सेक्रेटरी से मिलके इसका अपनी मर्जी का तर्जमा कराया अच्छा, और बेवकूफ बनाया उस वक्त के वजीर आजम को। ये बात खुल के आपके सामने आ जाएगी। वो अगर उसका तर्जमा गलत करवा के उकसाते ना प्राइम मिनिस्टर को, तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो इस कदर शद्दोमद के साथ, इस कदर स्ट्रॉन्ग एजिटेशन के साथ इस मामले को आगे बढ़ाते। एक तो बात ये तय होगी। दूसरी हमाकत उन लोगों ने की जिन्होंने इस बयानिए को नहीं, बुखारी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, हालांकि जो बयानात उनके किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? आप चेयरमैन पीटीआई को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे तो सुनिए। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुजरिम की तरफ अभी तवज्जो नहीं गई है। अच्छा, उनका तो मैंने जुर्म आपको बता दिया। उन्हें रमूज़े सल्तनत का नहीं पता, उन्हें डिप्लोमेसी का नहीं पता, उन्होंने एक झूठ को लगा के, वो तो मेन कल्प्रिट तो वही है। अच्छा जी, आगे चलिए जनाब। फिर मुझे अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने इस बेवजन, बेतुके, बेमानी किस्म के बयानियों को तस्लीम किया। उसमें जनाब जो पीटीआई के ब्लाइंड सपोर्टर और वर्कर थे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ देख लेना ज़रा। मुझे शिकायत है अपने उन जर्नलिस्टों से, उन सहाफ़ियों से जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं, जिन्होंने पीटीआई के चीफ शाह महमूद कुरैशी और उनके वर्कर से भी ज्यादा ये सौदा बेचा और शदोमद के साथ ये सौदा बेचा। मुझे अपनी वो बहस कुछ एंकर्स के साथ याद है अच्छी तरह से, जहां मैं तबसरे के लिए जाता था। वो पीटीआई के चीफ से भी ज्यादा ये दिल में मानते थे कि ये वाकई साजिश हुई है। और क्या से क्या उन्होंने नहीं कहा टीवी प्रोग्राम्स में। अगर आप वो वापस रिकॉर्ड जो है वहां से लेके चलाएं तो डूब मरना चाहिए उन सब लोगों को जिन्होंने इस बयानिए को खरीदा था, जिन्होंने इस बयानिए को आगे चलाया था। एक बात अब आगे आ रही जनाब। बुखारी साहब, इस चीज की क्या मतलब आपने कहा ना सर जी, अभी तो ये बात बड़ी तवील जानी है। आप मुझे समेटने के लिए ना कहें। चाह रही थी मैं समेटने के लिए नहीं कह रही, मैं तो आपको कह रही हूँ कि आजम खान साहब का एक बयान है जिसपे मेरी नजर ये तो अभी मैं उसमें तो बहुत बाद में आऊंगा। मैंने वो ढूंढ के जो है वो आपके लिए मैंने कहा कि मैं पढ़ दूं बीच में। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। मैंने क्या कहा? ये कॉन्फिडेंस था उनका। मैंने भी यही कहा। आपने थोड़ी सी क्लीन चिट देने की कोशिश की। मैं अभी पहुंचा नहीं, तर्जुमा जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा वो नहीं, आप गलत समझिए मुझको। मैं माफी चाहता हूँ अगर आपने ये मतलब लिया मेरी गुफ्तगू का। बिल्कुल नहीं, हो सकता है कि आगे जनाब। वही चेयरमैन पीटीआई उस अमेरिका के साथ जिसको वो कहते थे कि उन्होंने साजिश की है। पहले उन्होंने ये कहा कि इट्स दिस कॉन्स्पिरेसी इज इंपोर्टेड, याद है ना आपको? इंपोर्टेड, यस। फिर उन्होंने कहा नो, इट वाज डोमेस्टिकली हैच्ड, ओके, यानी इट वाज इंडिजिनस। फिर उन्होंने एक बंदे के गले में डाल दिया हार के नहीं, ये तो जनरल बाजवा ने की थी, याद है ना आपको ये? अच्छा, ओके जी, ये सब कुछ ठीक था, आपके वर्कर्स ने मान भी लिया। भाई आपने लॉबिंग फर्म्स क्यों हायर की थी फिर उसी मुल्क से तल्लुका ठीक करने के लिए? भाई आपने फिर ये क्यों कहा था कि मैंने तो ये सारा कुछ बाजवा के कहने पे किया था? आपने क्यों कहा था कि दिस इज बिहाइंड मी? नो, अमेरिका के साथ तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? और सदके जाए उन लोगों के जो बेवकूफ बनते रहे। आ जाइए जनाब अब उनके बयान की तरफ। जनाब ये आजम खान साहब जो हैं ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कोई फाइल, कोई मामला प्राइम मिनिस्टर की आंखों तक और उनके कानों तक नहीं पहुंचता था जब तक वो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ना आ जाए। ये रूटीन है। लिहाजा जितनी भी गड़बड़ें हुई, जितनी भी झूठ बोले गए, जितने भी बयानिए जाली बनाए गए, उन सब का तौक इनके गिर्द है। ये अचानक पाक साफ नहीं हो गए हैं। बिल्कुल, हमें याद है कि आपको वो ऑडियो याद नहीं आपको? जिस ऑडियो में वही खान साहब जो हैं इसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि इसको ये रंग देना है हमने और हम इस पे खुल के खेलेंगे। आपने नहीं सुनी वो वीडियो? सुनी भी है। और बिल्कुल आजम खान साहब तो वो एक शख्सियत होते थे, इतनी करीब होते थे कि बहुत सारे लोगों को उनसे मसाइल होते थे और उन तक आप पहुंच नहीं सकते थे चेयरमैन पीटीआई तक जब तक आजम खान साहब के पास से नहीं होकर गुजरा। अब जो सबसे बड़ा जुर्म है हजरत साहब का, उसकी तरफ आते हैं जिसको आपने कहा मैंने क्लीन चिट दे दी है। अच्छा भाई, एक आपको ये हक किसने दिया था कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको पहले आप मंगवाएं अपने पास और फिर कहें कि वो तो गुम गया, वो आपके अब्बा का माल था, आपके बाबा जान की वो मलकियत थी। इट वाज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और ये बताइए मुझे कि अगर ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, उसके घर की तलाशी नहीं हुई इसलिए कि वो दस्तावेजात घर ले गए थे? हुई कि नहीं हुई है? हुई है। उसके खिलाफ मुकदमा बना कि नहीं बना? उसके खिलाफ जिन्होंने चढ़ाई की थी कैपिटल हिल पर उनको सजाएं हुई है कि नहीं हुई है? तो ये आसमान से उतरे हैं। एक बात। दूसरी बात ये
कि अब ये पॉइंट बनाना चाहिए रियासत को कि वो साइफर रिकवर करना चाहिए। चाहे आप तलाशी लें अपने जमान पार्क की, चाहे आप तलाशी लें मनीगाला की, डॉक्यूमेंट तो आना चाहिए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी उनको ट्राई होना चाहिए। ये मैं कतन भी कोई जाती दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो कि असूल की बात है, जो कि हमारी कंटेम्प्रेरी दुनिया में हुआ है। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसमें पॉइंट है वो साइफर वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? जी, साइफर जरूर आया था। अच्छा। लेकिन साइफर का तर्जुमा गलत करके जो इबारत बनाई गई वो झूठ पर मबनी थी, बिल्कुल झूठ है। यकीनी तौर पर जो कुछ कहा गया था वो डोनाल्ड लू ने भी माना, मीडिया में भी आया, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई। उसने ये कहा कि हमने, अमेरिका ने उनका उस वक्त में जबकि अगले दिन वहां हमला हो रहा है यूक्रेन पे, मॉस्को जाने पर इतराज किया था और ये कहा था कि अगर वो ये मतलब है अगर वो रूस के करीब इस दौर में होना चाहते हैं जब उसने यूक्रेन पे हमला किया है तो अमेरिका को रिजर्वेशंस हैं। सही है। इस किस्म के डिमार्शेस और इस किस्म के साइफर्स आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पीटीआई का भी चूंकि एक मौक़िफ़ आ गया तो वो भी शामिल करना ज़रूरी है। आज़म खान से मंसूब बयान जो है वो तज़ादात का मजमू है और वो कहते हैं कि एक महीने से लापता है एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 के बयान का रिकॉर्ड करवाया जाना माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिल तसव्वुर है। ये जितना बड़ा चेयरमैन बेवकूफ़ियाँ करता रहा है उससे बड़ी बेवकूफ़ियाँ उनके तर्जमान कर रहे हैं। अच्छा। उस तर्जमान अहमक शख्स को ये भी नहीं पता कि जब एक शख्स मजिस्ट्रेट के सामने बैठ के बयान दे रहा है जिसको 164 का इकबाली बयान कहते हैं, वो गुमशुदा कैसे हो गया जी? अच्छा, क्या उसका मुजस्समा बना के ले गए थे मजिस्ट्रेट के सामने? क्या उसका वीडियो बना के ले गए थे उसके सामने? वो खुद पेश हुआ है और उसने अपने उस गायब होने को भी बताया कि जी मैं डर के छुपा हुआ था। अच्छा। अब मुझे आप ये बताइए कि जो भी रॉन्ग हो, जो भी गलत हो, उसके ऊपर इनका मौक़िफ़ आंखें बंद करके कैसे तस्लीम कर लिया जाए? वो तो और क्यों तस्लीम कर लिया जाए? वो इसलिए क्योंकि एक तसलसल हम देख रहे हैं पीटीआई के लोग जो हैं वो प्रेशराइज होकर पार्टी भी छोड़ते रहे हैं। फिर हमने देखा कि वो मलिका बुखारी को हमने देखा कि वो बड़े आंसू बहाती रही, फवाद चौधरी साहब बड़े परेशान रहे हैं। तो एक प्रेशर तो उनके ऊपर रहा है, उसे तो इनकार नहीं कर सकते ना। आपके कुछ लोगों ने प्रेशर में भी पार्टी जो है वो छोड़ी है। बहरहाल आज़म खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आप भाग नहीं सकते। आप नहीं आप पहले अपने बयान पर हैं, जवाब देना है। मैं बिल्कुल राइट ऑफ रिप्लाई देना। भाई साहब, ये जो उड़ के परिंदे गए हैं ना, ये कभी इनके थे ही नहीं। अच्छा, ये इसी तरह से उड़ान भर के आए थे, लिहाजा चले गए। तो नेचुरल बात है। क्या हमने अपने प्रोग्रामों में ये बात पहले नहीं कही? हाँ जी, बिल्कुल कही कि ये जो फसली बटेरे होते हैं इनकी कोई अपनी मंजिल नहीं होती। इनको तो दाना दिखा के, चोगा दिखा के यहाँ से वहां से यहाँ बुलाया जाता है। तो ये कभी इनके थे ही नहीं। इसी तरीके से जो ये तसव्वुर कर लिया गया था कि पीटीआई का ग्रास रूट लेवल पे वोटर बहुत स्ट्रांग है, झूठ है। अच्छा। वो वोट से इलेक्ट होके आए ही नहीं थे। जो शख्स मफरूजों के ऊपर अपनी सियासत करता हो, मफरूजों के ऊपर बयान देता हो, मफरूजों के ऊपर फैसले करता हो, उनका फिर यही कुछ होता है। कहाँ है जी वो वर्कर्स? नजर तो नहीं आ रहे आजकल। चलिए, जो पकड़ लिए उनके ऊपर तो प्रेशर है, वो तो तोते की जबान जो बोल रहे हैं। मैं ये मान सकता हूं कि कहीं मनूवरिंग हुई होगी। अच्छा। लेकिन आप ये कहेंगी कि जो 9 मई को सब कुछ हुआ था उससे कोई ताल्लुक नहीं खान साहब का, फिर तो मैं सदके चला जाऊंगा आपके। आप कह सकती हैं ये कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसी दिन 9 मई को अदालत में बैठ के खान साहब ने फरमाया था कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा भी यही होगा। ये याद नहीं आपको? हाँ, सही है। वो अलग बात है कि अदालतों ने उस वक्त उसको या तो जिस तरह खानदानों में दामाद का नहीं इस्तकबाल किया जाता, या कोई पिंड का चौधरी आ जाए। अच्छा। कि इनको आप रेस्ट हाउस में रखें, इनको 10-12 बंदे मिलने की इजाजत दें, इनकी सेहत का और इनकी यानी इनकी तबीयत का ख्याल रखें। याद है ना आपको जो फैसला हुआ था? तो ये कहाँ होता है भाई साहब? कौन से मुल्क में होता है ये कि एक मुजरिम जिसके ऊपर अच्छा इवेंचुअली बुखारी साहब 2 सवाल रह गए हैं। ब्रेक का मुझे पीछे से कहा जा रहा है तो वो रह जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब वादा माफ गवाह वाली सूरत हाल आजम खान साहब के हवाले से होने वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बहुत अहम लोग वादा माफ गवाह बनने वाले हैं। जी, एक खौफनाक बात यह है कि अगर ये आजम खान साहब वादा माफ गवाह बने, और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि वो आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो क्या कुछ सामने आएगा आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। नहीं तो फिर वो बुनियाद हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो केस है चलने की, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने कर दिया। वो तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। वो तो जब गवाह बन जाएंगे फिर तो केस ही फाइनलाइज हो गया ना। ठीक है। अगर वो गवाही देने के लिए अदालत में तैयार हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, तो फिर तो कोई एस्केप ही नहीं है।
ठीक है। अच्छा, ये फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक केस हम मतलब तैयार है खान साहब के खिलाफ एक और देखें, केस तैयार है। दो चीजें इस वक्त तैयार हैं खान साहब के लिए। एक, उनको एक जात है वो जो ऊपर बैठी है जो उनको मिलिट्री ट्रायल से बचा सकती है। अच्छा, अदरवाइज जो कुछ हुआ 9 मई को, जिसकी ओनरशिप ली खान साहब ने, मिलिट्री ट्रायल तो होना है। और उनके खिलाफ जो ताज़ा 4 मुकदमे बने हैं दहशतगर्दी के एक्ट के तहत, वो भी बहुत खतरनाक है। हैविंग सेड दिस, जो इनके तर्जुमान हैं, जो इनके इस वक्त बाकी मानदा लोग हैं, उनको अब हकायक से आंख नहीं छुपानी चाहिए। आंखें बंद करके ना ये यकीन करना चाहिए कि खान साहब क्या फरमा रहे हैं, हर चीज को खंगालना पड़ेगा, वरना इंजाम यही होगा जो हम देख रहे हैं लोगों का। सही है, ठीक है। चलिए जी, एक यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ बातें रह गई हैं इस सेगमेंट की भी, जो कि हम कोशिश करेंगे कि समेट लें अगले सेगमेंट में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सियासी बयानात का सिलसिला तो जारी और सारी रहता ही है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई से मुंसलिक लोग थे, पुराने लोग, उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी बहसो मुबाहिसा भी हो रहा है और नए नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। जो चीज़ें पहले से कही जाती रहीं, लेकिन अब उनके ऊपर जो है वो मोहर सख्त होती हुई नजर आ रही है। अलीम खान साहब के कुछ बयानात जो है वो हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। बुखारी साहब वो ये कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया। बड़ी कन्विक्शन के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और सब कुछ हमारे सामने हुआ। तो ये तो बात फिर सही साबित है, क्योंकि पहले तो एक थ्योरी की तरह मौजूद थी, लेकिन अब चूंकि इसके ऊपर उन लोगों के बयानात सामने आ रहे हैं जो कि उस वक्त पार्टी का हिस्सा थे, तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या ना सिर्फ ये कि पार्टी का हिस्सा थे, बल्कि बहुत करीबी समझे जाते थे। आपको मालूम होगा फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं, वो उनकी स्पोक्स पर्सन थी पार्टी की, उनकी वज़ीर इत्तलात रही हैं वो भी जो आजकल बोलियां बोल रही हैं, जो कुछ वो कह रही हैं, जरा वो भी सुन के देखें। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग, वाडा, वो क्या पार्टी का बंदा नहीं था? वाडा साहब, फैसल वाडा साहब, आजकल जो कुछ टीवी टॉक शोज में बैठ के कह रहे हैं, वो कान इतबार करने के लिए आमादा नहीं होते उसके ऊपर जल्दी। उसके बाद बेपना नाम है जो परवेज़ खटक साहब ने कहा, जो कुछ वो भी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। जो आज के इस बयान की हम बात कर रहे थे आज़म खान साहब का, भी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। अलीम खान साहब, तो आपको मालूम है ना कि लोग क्या कहते थे? लोगों का ख्याल ये था कि जितना सरमाया पार्टी के ऊपर लगाया गया है वो 2 लोगों ने लगाया है, सबसे ज़्यादा अलीम खान ने और दूसरा जहांगीर तरीन ने। सही। लिहाजा ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को जैसा कैसा भी इक़्तिदार तक पहुंचाया, उसमें उनका रोल अंडरमाइन नहीं कर सकते आप। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, देखा ना आपने कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है और सब कुछ जो है वो झूठ पे मबनी था। आप मुझे ये बताएं कि 4 साल तक आप रियासत के वज़ीर आज़म हैं, फैसलों की औकात आपके ये है कि हर एक चीज़ के पीछे से एक झूठ और जाली बयानियाँ बरामद हो रहा है, आपके सामने है ना। देखें, उनकी मुखालिफ पार्टियाँ जो मर्जी कहें उसकी एक हैसियत है, लेकिन जो लोग उनके साथ रहे, जो लोग उनके बहुत करीब आंख के तारे रहे, वो जो कुछ कहें वो आप उठा के फेंक नहीं सकते हैं। सही। एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें एक इशारा जो उन्होंने दिया वो बड़ा खौफनाक है, और वो ये है कि जी जो नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था सिर्फ इस वजह से कि उस वक्त की जो लीडरशिप थी, चाहे वो अस्करी लीडरशिप थी, चाहे वो सियासी लीडरशिप थी, चाहे वो अदालती लीडरशिप थी, वो ये समझते थे कि अगर गेम में नवाज शरीफ रहेगा तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लिहाजा ये एक बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे वो पूरा गैम्बिट है जो पनामा के नाम पे शुरू होके अकामा के ऊपर आके ख़त्म हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि यानी इन बयानात की रोशनी में आप एक चीज़ बिल्कुल तय कर सकते हैं कि खान साहब के लिए आने वाला वक्त जो है उसमें मुश्किलात बढ़ेंगी। सही है। चाहे वो 9 मई के वो तमाम लोग जो गिरफ्तार शुदा हैं और जिन्होंने अपने अपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं, जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं बराए रास्त पार्टी चीफ के ऊपर कि जी हमें उन्होंने ये हदायत की थी कि आप जाके डिफेंस इंस्टॉलेशन को पढ़ जाएं, आप जाके कोर कमांडर का दफ्तर घर जला दें, आप जाके अस्करी टावर जला दें, आप मियाँ वाली में जाके पूरे के पूरे खड़े हुए हैंगर के ऊपर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ हैं उनको आग लगा दें, पेट्रोल बम साथ लेके जाएं। ये जब इतनी बड़ी एविडेंस इकट्ठी हो जाती है और वो लोग अपने बयानात पर स्टैंड करने के लिए भी तैयार हूं, तो आप देख लें मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अदालतें जहां से उनको आज तक तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल रहा है, सहूलतकारी की है बाकायदा, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ,
इसके ऊपर मैं ज़्यादा मुंह खोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मुंह खोला तो फिर और बहुत सारी बातें अच्छा, आएंगी। इसमें मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब इस तरीके से अनलकी रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन भी इतना ज़्यादा था, लेकिन फिर वो कोलेटरल डैमेज अगर इसको शायद कहें तो सही होगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन को इसलिए नाहल करवाया गया क्योंकि नवाज शरीफ को नाहल करवाना था, और मुझ समेत सब्तैन खान को इसलिए अंदर रखा गया ताकि तहरीक इंसाफ ये बयानिया बना सके कि हम जो है वो किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, हम अपने लोगों के खिलाफ। थोड़ा सा खान साहब यहाँ आधा सच बोल गए, अलीम खान साहब अच्छा, आधा सच बोल गए। आधा सच बोल गए हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी गई थी पार्टी के चेयरमैन को उस वक्त नाअहल होने से बचाने के लिए, वो ये है पूरा सच। सही है। और ये भी आ जाएगा सामने, इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो उनको तो बाकायदा कुर्बानी का बकरा बनाया गया, कोई इसके बारे में दो राय नहीं है। आ जाए जनाब, आगे चलते हैं। अब जो खान साहब ने, अलीम खान साहब ने जो अपना पार्टी का मैनिफेस्टो दिया है, अगर ये दूध की नहरें इस तरह से बहनी शुरू हो गई इस मुल्क के बड़ी आइडियल अंदर, तो सिचुएशन यहाँ लग तो रही। गरीब आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अच्छा, आप देखें ना, बिजली उसको मुफ्त मिल नहीं तो रही है, ये तनख्वाह उसकी मतलब कम से दोनों कम काफी 50,000 खाते-पीते है, लोग हैं, लेकिन क्या उनकी इंश्योरेंस भी होगी। अगर वो ये मैं कर वही दें, पूछना चाह रही हूँ ना, फाइज साहब के दोनों माशाल्लाह इतने खाते पीते लोग हैं, पीटीआई को स्टैब्लिश करने में, स्टेबल करने में बड़ा हाथ है, तो ये अपने पल्ले से देने जा रहे हैं ये शहरियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, या वाकई देखिए जनरली वो कुछ तो तरह का तरीका वो इसको सब्जेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें तो नहीं वो लग ये है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं रियासत के। हम तो स्टेट बैंक समेत सब कुछ गिरवी रखे हुए हैं IMF के पास, तो हमारे तो हाथ में कुछ है ही नहीं। सही, काफी अब आइडियल चीज है, शहरियों को 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली मिलेगी, आप ये कह सकते हैं रसारत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000। इसको ये आप कह इंश्योरेंस भी सकते हैं होगी। कि इट्स ए लाउड थिंकिंग। लेकिन अगर किसी ऐसी पार्टी की जिसको मैंडेट मिले अवाम का और वो इक़्तिदार में आ जाए और वो ये सब कुछ करना चाहे, तो रोक कोई नहीं सकता। सही है। इसलिए कि आप देखें दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली के अंदर जिस केजरीवाल की हुकूमत है, उसने एक ऐसा मॉडल बना दिया उसको जो दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं है। तो कर तो सकते तो हैं आप। मुमकिनात में से तो है। Absolutely। ठीक है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के बारे में मेरे ख्याल में बात कर लें। नज़रबंदी अदालत में चैलेंज की गई है, अब अडयाला जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। पहले इस तरह की खबरें थी देखिए, कि मैं अदालत ने ज़ाती तौर पर तो यहाँ पे इसके क्या खिलाफ हूँ, इसलिए कि मुकदमे तो चलते रहते हैं, सियासी मुकदमाबाजी भी होती रहती है। लेकिन किसी शख्स को जो इतनी बैकग्राउंड का मालिक हो, जिसके पीछे इतनी लंबी तारीख हो सियासत की, एक ख़ानदानी तारीख हो, उसको अगर आप सिर्फ रुलाना चाहते हैं, अगर आप उसको सिर्फ तज़हीक उसकी करना चाहते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर इसके ख़िलाफ़ हूँ। मुकदमे हैं तो ठीक है, उनको उसका सामना करना चाहिए, लेकिन एक ज़िद की खातिर कि इसको बाहर नहीं आने देना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादती है। ये सबके लिए ये हैरानकुन बात थी कि अचानक उनको यहाँ से सेंट्रल जेल से, कैंप जेल से अडयाला मुंतकिल कर दिया गया है, और हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी जो अब गिरफ्तारी है वो नज़रबंदी में MPO के तहत जो है वो तब्दील हो जाएगी, और दैट मीन्स कि कोई महीने से लेकर 3 महीने तक नज़रबंद रहेंगे। आई थिंक इस मामले में भी द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स, दे ऑल शुड बी फेयर। ठीक है, उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल में आप कुछ इंतखाबात की हम क्विकली जो है वो उसकी तरफ आ जाए, बात कर लें। बुखारी साहब, ये राना साहब ये कह रहे हैं कि आखिरी हद 90 दिन है, इलेक्शन 60 या 70 दिन में भी हो सकते हैं। अब 60 या 70 दिन में अगर इलेक्शन होने थे तो फिर 10, 12, 15 दिन से क्या फ़र्क पड़ना था? फिर तो मुद्दत ही पूरी करने देते ना। फिर ये क्या देखिए, वो जो इशारा उनका जिस तरफ है, दो सूरतें हैं। अगर आप असेंबली वक्त पर तोड़ते हैं, यानी जब उसकी मुद्दत पूरी होती है, तो 60 दिन में इलेक्शन कराने हैं। अगर आप उसको 24 घंटे 48 घंटे पहले तोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास 90 दिन है इंटरिम बाउंड के पास इलेक्शन कराने के लिए। ये वही हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 90 दिन का कोई हदफ नहीं है या कोई ये सेक्रेट डेट नहीं है। 60 दिन के बाद किसी भी दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये बात हमारी समझ में आने वाली है। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। देखिए, KPK की असेंबली को भी तहलील होना है फिर वक्त से पहले, अगर 90 दिन लेने हैं आपने। ठीक है। इसी तरीके से आपको बलूचिस्तान की असेंबली भी तोड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें चूंकि जुड़ी हुई हैं, ये स्ट्रेटजीज बन रही हैं, ऊंच नीच इसमें हो रही है, तब्दीलियां इसमें हो रही हैं। मेरे ख्याल से फाइनल स्ट्रेटजी हमारी आंखों के सामने तभी आएगी जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देगा कि फलां तारीख इज द पोलिंग डेट। हाँ, तो फिर मेरे ख्याल में फिर rapidly पार्टियां भी चीज़ें होना शुरू हो खुलेंगी, फिर उनके जो आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है
उसके ऊपर से भी पर्दा उठना शुरू हो जाएगा और अवामुन्नास जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है। नहीं, अब ये जो अगली बात मैं करने लगी हूँ, ये इसमें ये मुझे बताइए, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म साहब तसल्लियाँ करा रहे हैं कि हतमी फैसला नहीं हुआ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमने पुरानी मरदमशुमारी के तहत कराने हैं। अब ये मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब की MQM के वफ़द से, और उसमें उन्होंने कहा है कि अभी हमने हतमी फैसला नहीं किया है कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इंतखाब होगा। तो ये क्या है? पहली बात तो ये है कि ज़रा MQM की थोड़ी सी तारीख मुझे रिकॉल कर लेने। वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हर उसी हुकूमत से लड़ते हैं, फिर लड़के नाराज़ होकर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, अगले इंतखाबात में फिर उन्हीं के अलाई बन जाते हैं। लेकिन वो हर हुकूमत में होते हैं, वो होते हैं, उसके बगैर तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लिहाजा मैं एक बात जो है मैं बहुत सोच समझ के साथ जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि अभी तो आप देखना, अभी बैठे, तो आप आराम से बैठे, बाद में देख लेंगे, माफी मांग लेंगे अभी आपसे, 3 नाम दे हमें, आपको हम मराहत और रियायत ज्यादा दे देंगे, ज्यादा वजीर आपके ले लेंगे। यही होता है। मेरा ख्याल है उसकी एक वजह ये भी है बुखारी साहब कि अभी वो कह रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमत का सेटअप है ना, ये जरा रौले रप्पे के बगैर या इख्तलाफात के बगैर हो जाए। जब इस प्रोसीजर से निकल आएंगे फिर इंतखाब की तो देखी जाएगी। पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं लगता कि इंटरिम सेटअप जो है वो आराम से बन जाएगा। अच्छा, इसमें भी आपको लगता है? इसलिए कि इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें नून लीग, JUI ये अपना बड़ा हिस्सा चाहेंगे। हिस्से से मुराद ये है कि वो चाहेंगे कि उनके जो नॉमिनीज हैं उनको, मिसाल के तौर पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, हर पार्टी का नाम आएंगे, फिर उनकी आपस में मुशावरत होगी, फिर वो इलेक्शन कमीशन को नाम जाएंगे, फिर उसमें से कोई एक नाम सिलेक्ट होगा। उसकी भी ऑब्वियसली बड़ी वजह यही है ना बुखारी साहब, क्योंकि निगरान हुकूमत की निगरानी में इलेक्शन हो रहा है, तो सबको अपना पार्ट तो चाहिए, हिस्सा तो चाहिए। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद ये समझती है कि इलेक्शन 90 दिन में भी नहीं होंगे। अच्छा, उनका ख्याल ये है कि इंटरिम सेटअप जो है इसको खींचा जाएगा, लंबा किया जाएगा। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा ही होने जा रहा है। और इसलिए फिर उनको लगेगा कि अगर लंबा आ रहा है या खींचने वाला है तो फिर तो हिस्सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली सही है जी। तो MQM यानी आपने कहा कि ये MQM की एवे ऊपर अच्छे लोग हैं, नाराज होते हैं और फिर मान जाते हैं जल्दी से। हाँ, ये अच्छी बात है ना। इसलिए देखना, मसलन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी के लिए कहा है कि जी आप अपने 3 नाम भेजें, एक कमेटी बना देते हैं, 3 बंदे हमारे होंगे, वो बैठ के जो हमारे इख्तलाफात हैं उनको तय कर लेंगे। लेकिन तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो ये हैं कि इलेक्शन जो है पुरानी मरदमशुमारी पर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है, साहब का इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ये कह चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कह चुके हैं, कमरुज़्ज़मान काहिरा साहब कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशंस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस पर काफ़ी काम हो चुका है। हाँ, तो ये है उसकी वजह से जो है वो, चलें फिर एक ब्रेक ले लेते हैं और IMF के हवाले से जो है हमें आगे बात करनी है। IMF मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई हैं और यकीनन उसमें काफ़ी अलार्मिंग चीज़ें भी, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF मुआहदे की कुछ तफसीलात सामने आई हैं और जो कि कुछ ज़्यादा खुशगवार जो है वो मालूम नहीं हो रही है। कोई टैक्स छूट नहीं होगी, ना ही कोई एमनेस्टी होगी, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, तनख्वाहों और पेंशन पर अखराजात को कम किया जा रहा है, तामीरात पर टैक्स, ज़राअत पर टैक्स। बुखारी साहब, ये जो तफसीलात सामने आई है तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। हुकूमत को एक तरह से हमने देखा है कि बांध दिया गया है, तो हुकूमत ने क्या रिलीफ देना है और क्या एक गुडविल जो है वो अपनी बनानी है? देखिए, मेरे इसके ऊपर 2 गट रिएक्शन हैं। एक तो ये कि अगर ये जो कुछ आपके सामने और मेरे सामने रखा हुआ है, अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर सदके जाइए किन टर्म्स पर मुआहदा किया गया है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के अवाम पर भी, पाकिस्तान की रियासत पर भी। एक बात, ये मेरा पहला एक गट रिएक्शन है। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि सारी शराइत पूरी तो नहीं हुई ना, एग्रीमेंट करवा लेना और पहले किस्त ले लेना, हैट्स ऑफ टू इसहाक डार। अच्छा, देखे ना, वो जो कहते थे ना कि उसके पास कोई मैजिक वैंड है, वो आएगा, लहराएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुआहदा तो करा दिया ना आपका। इस सब कुछ के बावजूद जो प्रेशर्स हैं, इनमें से 90% चीज़ें अभी होनी है, हुई नहीं है। एक बट जब मैं इसकी तफसील पढ़ता हूँ, जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ, जो आपके चेहरे के ऊपर इस वक्त नागवारी के तासुरात हैं, तो ये बात ठीक है कि हम बिल्कुल बंद गए हैं। हमारे यानी स्टेट बैंक को तो गिरवी माशाल्लाह आपके फेवरेट चेयरमैन PTI रख गए थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ कानून पास किया गया एक IMF को खुश करने के लिए, याद होना चाहिए ना, जो एक रात में 44 के करीब जो है वो पास हुए थे बिल्स, उसमें ही था ये कि गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये ऑलरेडी गिरवी तो रखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से मजीद हाथ बांधने की और गिरफ्त में लेने की कोशिश जो है IMF की तरफ से की जा रही है। आप ये दुआ करें कि कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए
कि हम IMF को कहें कि ये पकड़ें आप अपने पैसे और यहाँ से भाग जाएं, जैसा कि पहले 2 दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। अच्छा, आखिरी मिसाल उसकी थी जो वो शौकत अजीज़ साहब थे, जो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म थे। उसने IMF से कहा था पिक अप योर मनी, गो बैक एंड डोंट लुक बैक। ये लफ्ज़ हैं, ये इस तरह से बयान हुए थे। अल्लाह करे कि ये वक्त फिर आए दोबारा, क्योंकि IMF की इस गिरफ्त में जो मेरे और आपके सामने रखी हुई है, ये पाकिस्तान एक तफैली रियासत से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये सब कुछ होने दिया गया, मुझे ये तवक्को है कि जो ही हालात ठीक होंगे, जिस मिसाक जमहूरियत मीशत की बात हो रही है, जिन दोस्त ममालिक ने हमारे ऊपर अब एहसानात तो छोटा लफ्ज़ है, जिन्होंने हमें इस गहराई से निकाल के सर्विस पे ले आए हैं दोबारा, अगर इनकी मेहरबानियाँ जारी रहती हैं, अगर हम अमेरिका की गोद से निकल के चीन के साथ अपनी दोस्ती को दवाम देने पर आमादा हो जाएं और फैसला कर लें एट ऑल लेवल्स, इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को राइट हासिल है कि वो इख्तलाफ करें हर चीज़ पर, लेकिन अगर वो इस एक नुक्ते पर जिसका नाम CPEC है उसके ऊपर इत्तेफाक कर लें, तो पाकिस्तान को ना IMF की ज़रूरत है, ना सुपर पावर्स की तरफ से किसी ग्रांट की ज़रूरत है। वो बकौल एक चाइनीज़ इकोनॉमिस्ट के जिसको हम मिले थे, उसने ये कहा कि अगर पाकिस्तान के सब लोग अपनी बाहर रखी हुई दौलत घर वापस ले आएं और पाकिस्तान के अवाम टैक्स देना शुरू कर दें, तो 2 साल के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो दुनिया के हर मुल्क को कर्जे देने की पोजीशन में होगा। एंड आई ट्रस्ट हिज असेसमेंट कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सही है। अच्छा बुखारी साहब, ये जो टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन जो क्रक्स अभी मैं निकाल पाई हूँ वो ये है कि दुआ के लिए हाथ उठा लिए जाएं, क्योंकि हाँ, मेरे ख्याल से दुआ ही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो हमें IMF से निजात दिला, जो हम ये जो लोग कहते हैं ना कि IMF से हमारा मुआहदा करा, हाँ। उसके बरक्स हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह IMF से निजात दिला। हाँ, अब जो मुआहदा हम कर बैठे हैं उसने हमारे हाथ तो बांध दिए। चले बुखारी साहब की बात मान लेते हैं और दुआ करते हैं, किसी मुआवजे की उम्मीद करते हैं कि हम जो है वो इस प्रोग्राम से जो है जिसमें हम मिन्नतें तरले करके गए हैं, उस प्रोग्राम से किसी तरीके से जो है वो निकल आए। मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव नोट है। इसी पे इख्तिताम जो है वो करते हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।